हेलो दोस्तों, अनमोल एकेडमी में आपका पुनः एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, ये कांग्रेस के बारे में चौथा वीडियो होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप सीरीज़ से देखिएगा तो वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आएगा और जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएगा। नहीं तो आप जहें तहें से पढ़िएगा तो आपको बहुत यानी रटना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए अगर आप कोई भी चीज़ जब सीरियल क्रम में पढ़ते हैं तो आपको चीज़ों ना एकदम अच्छे से समझ में आएगा और थोड़ा सा डिटेल कवर भी होते रहेगा और कोरिलेट भी होते रहेगा। तो उस चीज़ से अगर आप रूबरू परिचित हो जाएंगे तो आपको हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड लगने लगेगा। तो आइए हम लोग आईएनसी के बारे में, जो उसकी अधिवेशन है, वार्षिक अधिवेशन है, उसके बारे में हम लोग हैं तो उसी के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम 1899 के वीडियो के लास्ट तक थे। अब उसके बाद जो वर्ष हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको ही देखेंगे। यानी 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु रहते हैं और दोस्तों ये मोहम्मद अली का भी यानी अली जिन्ना का भी राजनीतिक गुरु रहते हैं। इस चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। यानी मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। और इनके गुरु कौन है? एमजी रनाडे हैं। जो 1905 की अधिवेशन होता है वो बनारस में होता है और इस अधिवेशन के जो मुख्य बात है, उस अधिवेशन में जो क्या कार्य किया जाएगा उसको बारे में थोड़ा सा देख लें। गोखले को विपक्ष की उपाधि दिया गया। यानी जब कांग्रेस 1905 में बनी तो उस समय एक विपक्ष का नेता का उपाधि दिया गया है। यानी जो सरकार के कामों का आलोचना करता है उसको विपक्ष बोलते हैं। यानी मान लीजिए उस समय ब्रिटिश इंडिया थी, जो उसका कार्यकारी परिषद था, उसका कार्यों का आलोचना, शिकायत, विरोध किसका काम है करना? विपक्ष का काम है करना। और ये सबसे पहली बार विपक्ष कब आया था? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा ये जब अध्यक्षता कर रहे थे तो उस समय कांग्रेस ने इसको लाया और गोखले जी को यानी गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दिया। स्वशासन की मांग उठा और प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर हुआ। स्वशासन यानी सेल्फ, हम खुद को शासन चाहते हैं। तुम यहाँ से अंग्रेज जाओ, हमें तुम्हें सिखाने और तुम्हें हम पे कोई राज करने के लिए अधिकार नहीं है। और ये जो स्वशासन करने की जो मांग है, ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पे लिया गया था। जो बंगाल विभाजन लॉर्ड कार्जन किया था, इस प्रतिक्रियावादी नीतियों का आलोचना भी किया गया। लाला लाजपत राय ने सत्याग्रह अपनाने का सुझाव दिया। देखिए क्या लाला लाजपत राय सत्याग्रह, ये लाला लाजपत राय एक क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं। ये लाला लाजपत राय ये क्रांतिकारी विचारधारा के लोग होने के बावजूद भी उदारवादी विचारधारा को अपनाने के लिए क्यों विवश पड़े? इस चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तो जब अंग्रेज ने अपने दमनात्मक कार्रवाई से करते हुए जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे उनको विचारे को कूच दिया ताकि समाज में ना फैल पाए। लाला लाजपत राय ने अपने विचार या क्रांतिकारी विचार को बचाने के लिए इन्हें पुनः सत्याग्रह की ओर रुख जमाया और सत्याग्रह के माध्यम से वो अपने विचारधारा को दबाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे थे दोस्तों। बस उनका लक्ष्य जो है एक ही था, बस रास्ता बदल गया था लाला लाजपत राय का। यानी लाला लाजपत राय ने सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के अध्यक्षता में बनारस में हो रहे हैं
उस अधिवेशन में अपना सुझाव दिए। अब कोलकाता अधिवेशन 1906, आपको पता ही होगा 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस अधिवेशन का, वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। और जो स्वराज, इससे पहले स्वशासन 1905 में और 1906 में स्वराज, यानी भारत जो है ये मेरा राज्य है। देखिए अब जो कांग्रेस के लोग हैं वो अब धीरे धीरे अपनी पकड़ इतने मजबूत बना रहे हैं कि जो अंग्रेजों के पैर से जमीन तले घसीट जाएगा। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द पहली बार इस्तेमाल किए, और इससे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही प्रतिवाद शब्द भी यूज किए थे। यानी प्रतिवाद, यानी प्रति माने एक दूसरे के बातों को वाद करना। वाद मतलब होता है दोस्तों बात विचार करना। अगर उसको हम संधि विच्छेद करें प्रतिवाद का तो प्रति प्लस वाद। दोस्तों आइए नोट में क्या है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में दादा भाई बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज जन्म सिद्ध अधिकार है। दोस्तों आपको बता दें कि जो स्वराज शब्द का उत्पत्ति है, जो स्वराज वर्ड का उत्पत्ति है, रियल में आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने किया था पहली बार। ठीक, और उस स्वराज शब्द को प्रचलित कौन किए? तो दादा भाई नौरोजी किए। बहुत सारे इतिहासकारों ने इस बात को छुपा के रखे कि जो स्वराज शब्द का उत्पत्ति है वो खुद दादा भाई नौरोजी ने किए हैं, लेकिन ये बात गलत है। जब आप हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ेंगे तो इस बातों को आपको मिलेगा कि जो पहली बार स्वराज शब्द का उत्पत्ति है आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने किए हैं, और उस बात को फेमस कौन किया है? तो दादा भाई नौरोजी ने किए हैं। और दादा भाई नौरोजी के साथ साथ एक बाल गंगाधर व्यक्ति स्वराज जन्म सिद्ध अधिकार है, इस बात को ना, स्वराज जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिए हैं। तो तीनों चीज़ों को आप अच्छे से याद रखिएगा। सूरत अधिवेशन दोस्तों भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाले योग तिथि है 1907। इसलिए कि जो कांग्रेस थी पहले एक यूनिटी के रूप में काम कर रही थी, अब कांग्रेस के जो विचारधारा है वो दो भागों में बट गई। वो दो भागों कौन थी कांग्रेस के? एक उग्रवादी विचारधारा, एक उदारवादी विचारधारा। अगर इसको हम एक सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो एक गरम दल और एक नरम दल। यानी जो गरम दल के लोग थे, गरम दल के लोग लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष, जो उस समय एक गरम दल के नेता थे, यानी उग्रवादी विचारधारा उनके अंदर दोस्तों इतनी ललक थी कि अपने देश के लिए जान देना भी कोई बड़ी बात नहीं समझते थे। और वहीं उदारवादी विचारधारा ये निवेदन प्रतिवेदन वाली जो ये सभाएं थी, हे भाई हमें आज़ादी दे दो। अच्छा, कोई भी जो भारत में कांग्रेस अधिवेशन या कोई भी राजनीतिक जो पार्टियां थी उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? एक ही था कि हमें अंग्रेजों से आज़ादी लेना है, यहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ भगाना है। ऐसा बात नहीं है कि जो कांग्रेस 1907 में दो अधिवेशन में बट गई तो जो उनका लक्ष्य है लक्ष्य बदल गया। नहीं दोस्तों, यहाँ पे बस उनका रास्ता बदला है। एक रास्ता उदारवादी विचारधारा में बदल गया और एक रास्ता उग्रवादी विचारधारा में बट गया। तो यानी इसको हम बोले एक लाइन में
तो जो सूरत अधिवेशन हुआ, जो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बट गई, और वो 2 भागें कौन थी? एक गरम दल और एक नरम दल। और गरम दल या नरम दल, ये 2 भागों में बंटने के बाद जब 1908 में मद्रास में अधिवेशन होता है दोस्तों, तो उसका अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस भी करते हैं। यानी 1907 और 1908 के जो कांग्रेस का अधिवेशन है, रास बिहारी बोस करते हैं। दोस्तों, रास बिहारी बोस पे एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति थे ये। ऐसे व्यक्ति थे, अंग्रेजों को पानी पिला दिए थे। ये खुद अंग्रेज के यानी जो ब्रिटिश इंडिया थी उसमें कर्मचारी के रूप में, यानी फॉरेस्टर विभाग, ये फॉरेस्टर विभाग के अधिक कर्मचारी थे। बताएंगे इनके बारे में एक अच्छा से वीडियो स्पेशल इनके बारे में। जब हम लोग क्रांतिकारी विचारधारा पढ़ेंगे तो उस समय हम वीडियो इनके ऊपर एक अच्छा बनाएंगे। दोस्तों, अब जो कांग्रेस 2 भागों में बट गई, पहला ऐसी अधिवेशन के बीच में जो कांग्रेस, पहला ऐसा अधिवेशन है जो बीच में ही समाप्त कर दिया गया। देखिए, जब कांग्रेस 2 विचारधारा में बट गई और ये विचारधारा जब बट गई तो यहाँ पर कांग्रेस को बीच में ही छोड़कर भागना पड़ा। ये बताइए कि ये जो कांग्रेस दो भागों में क्यों बट गई। आपको बता दें कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, कहीं इन्होंने ये नहीं, जो इनके विचारधारा के लोग थे वो बोले थे कि नहीं, अब जो कांग्रेस की जो अध्यक्षता करेंगे वो बाल गंगाधर तिलक करेंगे। और ये बाल गंगाधर तिलक ये ऐसे मतलब कि राष्ट्र की भावना को इनके अंदर उत्तेजित हुआ था, जिससे कांग्रेस के लोग नाराज थे। बोले कि नहीं, ऐसे आज़ादी थोड़ी मिलेगा। इस बातों से नाराज होकर गरम दल के लोग ने कांग्रेस से अपना विभाजन ही सही माना। अब आपको बता दें कि बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस की अध्यक्षता एक बार भी नहीं किए हैं। इस चीज़ को आप याद करके रखेंगे। रास बिहारी बोस लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंके, लेकिन बहुत वो दुर्भाग्यपूर्ण से वो बम नीचे गिर गया और जो उसकी हाथी ही मर गई। लॉर्ड हार्डिंग जो उस समय बच गया था। दोस्तों, ये 11-12 का समय है और वो समय रास बिहारी बोस जाके जापान निकल गए और वहाँ पर जाके जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, देखिए, लीग, एसोसिएशन, ये पार्टी, यानी लीग माने इसमें बहुत कम लोग रहे होंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। अब आ जाइए लाहौर में 1909 की जो अध्यक्षता करते हैं दोस्तों, पंडित मदन मोहन मालवीय जी करते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय को दोस्तों महामया भी बोलते हैं, महामया। और 1909 आपको तो बहुत अच्छे से परिचित होना है इनसे कि जो उस समय लॉर्ड मिंटो रहता है, जो लॉर्ड मिंटो पृथक निर्वाचन पद्धति, उस समय दोस्तों एक एक्ट आता है 1909 में। वो एक्ट है कि जो पृथक निर्वाचन पद्धति, यानी जो अलग जाति के अलग अलग वोटिंग करेंगे, उसको बोलते हैं पृथक निर्वाचन पद्धति। तो अंग्रेजों ने उस समय ला दिया था। जब लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में इसको कड़ा विरोध किया गया, घोर से घोर इसको विरोध किया गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत प्रस्तुत किया गया और उसको विरोध भी किया गया। कलकत्ता अधिवेशन दोस्तों 1911 में पंडित विश्वनारायण धर, इस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्र जनगण मन, जबकि आज़ादी के बाद भारत का राष्ट्रगान बना।
उसको 1911 ईस्वी में कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया और उस कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विश्व नारायण धर कर रहे थे। और जो जन गण मन है दोस्तों, इस बुक को सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी बुक गीतांजलि में लिखे हैं। और दोस्तों 1912 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ये भारतीय ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज़ से इनको मनोनीत किया गया था, सम्मानित किया गया था। लखनऊ 1916 दोस्तों, अंबिका चरण मजूमदार, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अंबिका चरण मजूमदार। इसमें नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ। जो 1907 के जो अधिवेशन था उसकी अधिवेशन रास बिहारी बोस कर रहे थे। पुनः 1916 में अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में गरम दल और नरम दल को बीच समझौता हासिल किया गया। दोस्तों इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के साथ साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी एक समझौता हुआ और इस समझौता को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रहे हैं कि जो 1916 के जो अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार करते हैं, यहाँ पर कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए थे। वहाँ पर जो चंपारण के एक नेता थे, उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों राजेंद्र शुक्ल। उस व्यक्ति का नाम है राजेंद्र शुक्ल और उस व्यक्ति ने पहली बार महात्मा गांधी से 1916 के अधिवेशन में मिले और उन्हें बोले कि चलिए आप हमारे कभी थोड़ा सा चंपारण आइए, वहाँ पर जो किसान हैं उनको ऊपर क्या बीत रहा है, आप उस चीज़ों को अगर एक बार वहाँ पे चल जाएंगे तो किसानों को समाधान हो जाएगा। तो राजेंद्र शुक्ल को कहने पर महात्मा गांधी ने चंपारण की ओर रुख किए। तिलक जी यानी बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा 1916 के अधिवेशन में उसको बहुत ही महत्वपूर्ण मानकर उस नारा को प्रसिद्ध किया गया। कोलकाता अधिवेशन फिर दोस्तों पुनः ये 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा। दोस्तों उस समय इससे पहले एनी बेसेंट होम रूल पार्टी में इतनी प्रसिद्धि छा गई थी कि इनको कांग्रेस की अध्यक्ष 1917 में बना दिया गया। एनी बेसेंट ऐसी प्रथम महिला व्यक्ति है जो कांग्रेस की अध्यक्षता की। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन एराइज हो जाता है, यानी प्रथम महिला अध्यक्ष और विदेश और ये जो इनको सिटीजनशिप था वो आयरिश व्यक्ति था, यानी ये विदेशी महिला थी। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। देखिए यहाँ पर इस चीज़ को बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो हमारा अभी तिरंगा झंडा है कांग्रेस ने उसको 1917 के अधिवेशन में अपनाया और अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रही थी? एक विदेशी महिला एनी बेसेंट ने। और मुंबई में 1918 में सैयद इमाम हसन जो विशेष अधिवेशन किया गया था, विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद सैयद हसन इमाम कर रहे थे। ये एक बिहार के व्यक्ति थे, मोहम्मद सैयद हसन इमाम। रॉलेट एक्ट पर विचार करने के लिए विशेष अधिवेशन को बुलाया गया था। आपको पता है कि जो उस समय रॉलेट कानून यानी काला कानून, इसको बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील को भी एक्ट कहा जाता है। तो जो रॉलेट एक्ट कानून है उसको विरोध करने के लिए ये विशेष अधिवेशन बुलाया गया था और इसमें मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल हमारे राइट है, उसको मांग किया गया 1917 के एनी बेसेंट की अध्यक्षता में।
ये अमृतसर में आपको मालूम होगा कि जब 1919 में जालियांवाला हत्याकांड हो गया था, तो जाहिर सी बात है कि जो अब कांग्रेस की रुख है, कहीं ना कहीं हमारे भारतीय वीरों को शहादत न बेकार होने के कारण इनकी जो ध्यान है अमृतसर की ओर आकर्षित किया, और आकर्षित करते हुए वहाँ पर अध्यक्षता करने के लिए भी विवश हो गए। और 1917 ईस्वी में कांग्रेस ने पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में वहाँ पर एक अधिवेशन किए। जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया गया दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 में भारत के इतिहास में एक खूनी अक्षरों से लिखे जाने वाले योग तिथि को भारतीय वीरों को कभी उस याद और शहादत को भूला नहीं जाएगा। तो वो जो जालियांवाला कांड है, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है, इसको कांग्रेस ने घोर से घोर विरोध किया 1919 के अमृतसर अधिवेशन में। दोस्तों खिलाफत आंदोलन, जो आपको मालूम होगा कि जो उस समय मुस्लिम के द्वारा खिलाफत आंदोलन को बहुत हाईलाइट किया जा रहा था, कांग्रेस ने उसका पूर्ण समर्थन किया 1919 के अधिवेशन में। अमृतसर में जो हुआ था दोस्तों नागपुर अधिवेशन दोस्तों बी राघवाचारी के नेतृत्व में 1920 में नागपुर में किया गया। दोस्तों कांग्रेस जो संविधान संशोधन किया, जो कांग्रेस के अपना अलग संविधान था, उसमें एक संशोधन किया गया। ये संशोधन ये किया गया कि भारत के कोई भी व्यक्ति 25 पैसे चंदा देकर जो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। उस समय जो कांग्रेस की एक चंदा के रूप में ये बहुत, ऐसा मत सोचिए कि आज के समय में 25 पैसा, उस समय में 25 पैसा दोस्तों बहुत ही इसको मूल्यवान ये रुपये के तौर पे देखा जा सकता है। और जो 25 पैसे अगर आप दीजिएगा तो आप कांग्रेस की सदस्यता बन सकते हैं। पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजन, हिंदी भाषा को संपर्क भाषा में के रूप में लेना के प्रयोग किया गया। और कांग्रेस में पहली बार रियायतों के प्रति नीति घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को अनुमोदन मिला, यानी जो अनुमोदन मिला दोस्तों, और ये गांधी के नेतृत्व में जो असहयोग आंदोलन है इसको पुनः चलाया गया। जो दोस्तों यहाँ पे प्रस्तावित नहीं हुआ, इस चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। जो इसका अगला वीडियो होगा, और बस जल्द ही ख़त्म होने वाला है, 1 या 2 वीडियो में अब INC समाप्त हो जाएगा।